गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करते समय ध्यान देने योग्य बातें। जब भी अभिभावकों के लिए ये अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो इस कार्यक्रम को आयोजित करने से पूर्व कुछ बातों पर ध्यान देना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उन बातों पर ध्यान ना दिया जाए तो हो सकता है ये अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम असफल हो जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो अभिभावक शिक्षक होते हैं वो जब भी इन अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम की प्लानिंग करें तो उसके पूर्व वे कुछ बातों के ऊपर ध्यान दें ताकि उनका कार्यक्रम सफल हो। आइए जानते हैं कि वे कौन कौन सी ध्यान देने योग्य बातें हैं जो अभिभावक शिक्षकों को ज़रूरी है ध्यान देना। जैसा फर्स्ट है, बालक अभिभावक संबंध का अर्थ एवं महत्व। इसमें ये बताया गया है कि शिक्षकों को बालक और अभिभावक के जो संबंध हैं उनका क्या अर्थ होता है और वे क्यों ज़रूरी हैं, उसका क्या महत्व है, इसके बारे में उन टीचरों को पहले से ही नॉलेज होना चाहिए कि बच्चे और उनके पेरेंट्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्यों ज़रूरी होता है या उसका क्या महत्व है। तो बच्चे और माता पिता के बीच में इस रिलेशन को कैसे मजबूत बनाया जाए, उनके इस संबंध को कैसे सकारात्मक दृष्टिकोण दिया जाए, इन सारी बातों की जानकारी अभिभावक शिक्षकों को इस कार्यक्रम के पूर्व ही, इस कार्यक्रम को आयोजित करने के पूर्व ही विचार इस पे कर लेना चाहिए। उनको इसके बारे में गहन अध्ययन कर लेना चाहिए। इससे इन शिक्षकों को पहले से ही इस बारे में पता होगा, तो अगर कार्यक्रम के दौरान अभिभावक उन शिक्षकों से इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो वे शिक्षक आसानी से उन प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि वे पहले से ही इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें कि उनको किस किस टॉपिक के बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करनी है। उसके लिए वो पहले से लेसन प्लान तैयार कर लें और उसकी पूरी गहन तैयारी वो पहले से ही करके आए। तो पहला बिंदु है ध्यान देने योग्य कि बालक अभिभावक संबंध का अर्थ एवं महत्व। तो वो पहले से जान ले कि इसका क्या अर्थ है और इसका क्या महत्व है, क्या फ़ायदे हैं। सेकंड है हमारा स्वास्थ्य और सफाई। स्वास्थ्य और सफाई में ये बताया गया है कि जो टीचर होता है, हम कहते हैं कि अगर हम किसी को कोई भी ज्ञान देने जा रहे हैं तो पहले हमें उस नियम का खुद पालन करना होगा, क्योंकि अगर हम किसी नियम का स्वयं पालन नहीं करते हैं तो हम उसके लिए किसी और से भी वो कार्य करने को नहीं कह सकते हैं। तो स्वास्थ्य और सफाई से मतलब है कि जो टीचर हैं उस कार्यक्रम के दौरान वे सफाई का पूरा ध्यान दें, कहीं कोई गंदगी ना हो, और स्वास्थ्य जो भी क्रियाएं करें वो स्वास्थ्य परक हो, तथा वे उन अभिभावकों को भी इसकी पूरी जानकारी दें कि कैसे वे अपना स्वास्थ्य सही रख सकते हैं और अपने बच्चे का भी स्वास्थ्य सही रख सकते हैं। क्योंकि अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं है तो किसी भी क्रिया में आपका मन नहीं लगेगा। इसीलिए कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर आपका शरीर ही कमज़ोर है तो आपका दिमाग भी कमज़ोर होगा, दिमाग तेज़ नहीं हो सकता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम हेल्दी खाना खाएं, हेल्दी लाइफ जिए। अपने जीवन के लिए कोई एक रूटीन बना लेना चाहिए, उसी रूटीन के हिसाब से काम को करना चाहिए। कहीं कहीं अनुशासन का भी ध्यान देना चाहिए और जो चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं उनसे दूर रहना चाहिए।
तो इन सारी चीज़ों के बारे में उन अभिभावकों को बताना चाहिए और साफ़ सफाई के बारे में भी बताना चाहिए कि बच्चों को यह सिखाएं कि वे खाना खाने के पूर्व हाथ को अच्छी तरह से साफ़ करें और कहीं भी कोई गंदगी ना फैलाएं, कूड़े को डस्टबिन में डालें। इस तरीके की छोटी छोटी बातें अगर वे अपने बच्चे को बताएंगे तो बच्चा शुरू से ही सफाई की तरफ ध्यान देना शुरू कर देगा और इससे उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि माता पिता खुद भी इसके प्रति जागरूक हों और अगर वे खुद जागरूक होंगे तो बच्चा उनको देख के अपने आप ही सीख जाएगा। उसे बताने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि बच्चे अपने माता पिता की नकल करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। अगर माता पिता कोई भी सही क्रिया कर रहा है तो बच्चा भी उन्हीं को देख के नकल करने लगता है। लेकिन अगर माता पिता कोई गलत क्रिया में इन्वॉल्व है तो बच्चे के लिए भी वो क्रिया सही होती है, क्योंकि उनके लिए उनके माता पिता सही हैं। तो इसीलिए माता पिता को ये ध्यान देना चाहिए कि वो जो भी क्रियाएं करते हैं, चाहे वो सही हों चाहे वो गलत हों, उनका बच्चा उनको देखता है और वही क्रियाएं वो बच्चा सीखना शुरू कर देता है। तो इसीलिए इस कार्यक्रम को शुरू करने का भी यही उद्देश्य था कि हम माता पिता को जागरूक करें कि अगर वो किसी गलत चीज़ में शामिल हैं तो उस गलत चीज़ को छोड़ दें। जैसे बहुत सारे अभिभावक धूम्रपान करते हैं, बहुत सारे अभिभावक या पिता ऐसे होते हैं जो कि बच्चे को ये बताते हैं कि धूम्रपान सेहत के लिए ठीक नहीं होता है, इससे स्वास्थ्य बिगड़ जाता है या स्वास्थ्य खराब हो जाता है। लेकिन वो इतना कहने के बावजूद भी खुद बच्चे के सामने वही क्रिया करते हैं जिसके लिए वे बच्चे को मना करते हैं। तो माता पिता को ये ध्यान देना चाहिए कि अगर आप किसी गलत क्रिया को कर रहे हो तो बच्चे को आप उसके लिए मना नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि अगर आप पहले धूम्रपान कर रहे हो तो उस क्रिया को बंद करिए। इसके बाद ही आप बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चा उस चीज़ को जल्दी सीख लेगा। तो इसीलिए माता पिता को खुद अपना स्वास्थ्य ठीक रखना होगा और साफ़ सफाई पे ध्यान देना होगा, तभी बच्चा आपकी बात को सुनेगा। तो ये सारी स्वास्थ्य और सफाई से संबंधित बातें भी अभिभावक शिक्षक को इस कार्यक्रम के दौरान इन अभिभावकों को बताना चाहिए। फिर थर्ड है बालक की व्यवहार संबंधी समस्याएं। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं और हर अवस्थाओं की अलग अलग विशेषता या समस्या होती है। जैसे मानव जीवन की अवस्थाएं होती हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इस तरह जितनी भी अवस्थाएं होती हैं मानव जीवन की, उन सभी अवस्थाओं की अपनी अपनी विशेषता होती है और हर विशेषता हर बालक में नहीं दिखता है। किसी किसी बालक में, क्योंकि उनका विकास किसी का धीमा होता है किसी का तेज़ होता है, तो इसलिए हो सकता है कि कुछ बच्चे का जिस एज में जो चीज़ें दिखनी चाहिए वो चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो इसीलिए अगर कहीं भी अभिभावकों को ये लगे कि इस एज में इनके बच्चे का भाषा विकास हो जाना चाहिए था लेकिन भाषा विकास नहीं होता है, तो ऐसी कोई भी समस्या अगर अभिभावकों को दिखती है तो उसका क्या समाधान हो सकता है, ये सारी बातें उनको उनके शिक्षक बताएंगे। तो इसीलिए जो अभिभावक शिक्षक होते हैं उनको खुद ये पता होना चाहिए कि बालक की व्यवहार संबंधी कौन कौन सी समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो अभिभावक शिक्षक हैं वो इसके लिए गहन अध्ययन कार्यक्रम के पूर्व ही कर लें, उसकी पूरी तैयारी कर लें, उसका पूरा लिखित ब्यौरा अपने पास रखें और अगर कहीं भी कार्यक्रम के दौरान अभिभावक
इस टॉपिक पे बात करते समय उनसे इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न कहीं से भी करना शुरू कर दे तो शिक्षक उसके लिए पहले से ही तैयार रहें कि वे उनकी इस समस्या या इस प्रश्न का उत्तर तुरंत दे सकें। तो इसीलिए टीचर को पहले से ही पता होना चाहिए कि किस अवस्था में बालक के अंदर कौन सी व्यवहार संबंधी समस्या उत्पन्न होती है और उस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। अब आइए जानते हैं चौथा है कम कीमत के व्यंजनों का प्रदर्शन। कम कीमत के व्यंजनों का प्रदर्शन, इसमें ये बताया गया है कि अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम में हर तरह के अभिभावक आते हैं। कुछ निम्न वर्ग के होते हैं, कुछ उच्च वर्ग के होते हैं और कुछ मध्यम वर्ग के हो सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि सभी अभिभावक अपने बच्चों को बहुत कीमती भोजन ना करा पाएँ, तो ऐसे में शिक्षक उनको तरीका बताते हैं कि कौन कौन से हम तरीकों का इस्तेमाल करके बच्चे को कम कीमत में अच्छे अच्छे व्यंजन बना के दे सकते हैं। तो ये अभिभावक शिक्षक बहुत सारे ऐसे तरीके बताते हैं जिनसे कम पैसे में पौष्टिक तथा अच्छे व्यंजन हम बच्चों को दे सकते हैं और बच्चा उसको खाकर अपने सेहत को बना सकता है। लेकिन इसमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो उच्च वर्ग के परिवार होते हैं वे बच्चों को भोजन देते समय कभी कभी जागरूकता की कमी के कारण ये माता पिता बच्चों को बाहर की चीज़ें बहुत देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को अच्छे व्यंजन तो मिल जाते हैं लेकिन वो व्यंजन पौष्टिक नहीं होते हैं। उसमें पोषक तत्वों की कमी होती है जिसके कारण उनका सेहत बिगड़ने लग सकता है या हो सकता है बच्चा धीरे धीरे अंदर से कमज़ोर होता जाए, वो हेल्दी हो जाए, वो मोटा हो जाए। और मोटापा बहुत सारे बीमारियों को न्योता देता है। तो इसलिए ये चीज़ें ध्यान देना होगा कि हम बच्चे को अगर बहुत महंगे भी भोजन नहीं दे पा रहे हैं तो हम कम कीमत में भी बच्चों को तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन परोस सकते हैं। लेकिन ये ध्यान देना होगा इसमें माताओं को कि व्यंजन बनाते समय वो पौष्टिक तत्वों को नष्ट ना होने दें, क्योंकि अगर पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाएंगे तो उस व्यंजन से बच्चे का पेट तो भर जाएगा लेकिन जो ज़रूरी तत्व उसको मिलने चाहिए वो उसको नहीं मिल पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे को कम कीमत के पौष्टिक व्यंजन बना के दिया जाए। और इस कार्यक्रम में माताओं को ये भी बताया जाता है कि वे पहले बच्चे की पसंद जान लें। कभी कभी बहुत सारे बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में ये माताएं उस दूध के कई सारे व्यंजन बना सकती हैं, जैसे दही, खीर, ऐसे बहुत सारे व्यंजन बना के वो उनको दे सकती हैं, जिससे उनके अंदर वो सारी चीज़ें पौष्टिक तत्व चले जाएंगे जिसकी उनको आवश्यकता है और बच्चे को अलग स्वाद भी मिल जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि माता को उसका ज्ञान पहले से ही होना चाहिए। अब जानेंगे पांचवा है बाल्यावस्था के रोग और सुरक्षा। बाल्यावस्था में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और उन बीमारियों से कैसे बचा जाए। बाल्यावस्था में
जो भी बीमारियां होती हैं इसकी पूरी जानकारी पहले से ही शिक्षक ले ले और उन बीमारियों से किस तरीके से बचा जाए, बच्चे को कैसे सुरक्षित किया जाए, उसका बचाव किया जाए, इसकी जानकारी भी टीचर को होनी चाहिए। क्योंकि अगर शिक्षक में ज्ञान की कमी है तो वे अपने स्टूडेंट्स को ज्ञान नहीं दे पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले से ही इन सब चीज़ की पूरी तैयारी कर ले। तो इसमें बताया गया है कि बाल्यावस्था में कौन कौन सी बीमारियां इन बच्चों को ज़्यादातर होती हैं और उनसे कैसे बचा जाए। वैसे बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जब बच्चे के साथ अक्सर दुर्घटनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। उसे क्योंकि बच्चा इस अवस्था में चलना शुरू कर देता है, दौड़ना शुरू कर देता है, तो कभी कभी बच्चे खेलकूद की वजह से बहुत सारी ऐसी वस्तुओं को हाथ लगा देते हैं जिनसे उनके हाथ में चोट लग जाता है या वे घायल हो सकते हैं। या फिर कभी कभी बच्चे खेल के दौरान कहीं से गिर जाते हैं। तो इस टाइम पे माता पिता को पूरे समय बच्चे के साथ रहना होगा और उन्हें ध्यान देना होगा कि बच्चा सावधानीपूर्वक खेले और बच्चे का बचाव कैसे किया जाए। बच्चे को पहले से कुछ घर में घरेलू बचाव भी हम लोग को करना ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को तुरंत हम डॉक्टर के पास ले जा सके। इसीलिए माता को कुछ घरेलू उपचार भी आने चाहिए। तो इसमें यही बताया गया था कि बाल्यावस्था में जो भी बीमारियां होती हैं, जो भी दिक्कतें आती हैं और उन दिक्कतों से या उन बीमारियों से कैसे बचा जाए, इसके बारे में पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए इन शिक्षकों को। अब जानेंगे 6 छठा है बालक के पालन पोषण के तरीके। बच्चों को पालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि माता पिता किस तरीके का इस्तेमाल बच्चे के पालन पोषण के लिए करते हैं। बहुत सारे माता पिता बच्चों को पालने के लिए पुराना तरीका अपनाते हैं। जैसे बच्चों को पालने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे होता है आपका तानाशाही पूर्ण तरीका, प्रजातांत्रिक तरीका, अत्यधिक छूट देना, अत्यधिक अनुशासन। ये सारे ऐसे तरीके हैं जो कि जिनसे बच्चों का पालन पोषण होता है। तो अभिभावक को जानकारी होनी चाहिए कि बच्चे की परवरिश करते समय कोई भी त्रुटिपूर्ण तरीका ना अपनाएं, क्योंकि अगर माता कोई भी त्रुटिपूर्ण तरीका अपनाती है तो बच्चा अपने माता पिता से दूर हो जाता है। उनको लगता है बच्चों को कि उसके माता पिता उसे प्यार नहीं करते हैं। जैसे पहले के समय में लोग अपना रूढ़िवादी तरीका या परंपरागत तरीका अपनाते थे, जिसे कहते हैं तानाशाही पूर्ण तरीका। तानाशाही पूर्ण तरीके में माता पिता बच्चों पे अपनी बातों को थोपते हैं। वे उनसे ज़बरदस्ती करते हैं। वे जो चाहते हैं बच्चे से वही करने को कहते हैं। वे बच्चे की भावनाओं को ना सुनते हैं ना समझते हैं। वे केवल बच्चे पे अपना पूरा अधिकार समझते हैं और वे बच्चे को अपने हिसाब से ही पालते हैं। इन सब में बच्चा पिसता रहता है। वो अपनी बातों को अपने माता पिता से कह नहीं पाता। वो अंदर ही अंदर उनसे डरता है और अपनी बहुत सारी खूबियों को वो अंदर ही अंदर दबा लेता है। तो ये तरीका बिल्कुल भी गलत है। माता पिता को इन तरीक़ों को छोड़ना चाहिए। तो इसके लिए अभिभावक शिक्षकों को ये बताना चाहिए कि आप जो भी त्रुटिपूर्ण तरीका बच्चे के पालन पोषण के लिए अपना रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि आपके इस त्रुटिपूर्ण तरीके से बच्चे की परवरिश तो हो जाएगी लेकिन वो परवरिश सही नहीं होगी, क्योंकि बच्चा आपसे दूर हो जाएगा।
वो अपनी बातों को आपसे कह नहीं पाता और आप उसकी बातों को सुनते नहीं हैं, तो आप जो तानाशाहीपूर्ण तरीका अपना रहे हैं वो कहीं से भी सही नहीं है। इसीलिए अभिभावक शिक्षकों को चाहिए कि वे अभिभावकों को मोटिवेट करें कि वे वैज्ञानिक तरीके से बच्चों की परवरिश करें। वैज्ञानिक तरीका या फिर प्रजातांत्रिक तरीका। प्रजातांत्रिक तरीका एक ऐसा सबसे अच्छा तरीका माना गया है। प्रजातांत्रिक तरीके में माता पिता अपनी भी बातें बच्चों से कहते हैं और बच्चों को भी अवसर देते हैं कि वे अपनी भावनाओं को अपने माता पिता के सामने रख सकें। इससे माता पिता तथा बच्चा दोनों एक दूसरे की भावनाओं को सुनते हैं, समझते हैं और बाद में फिर निर्णय लिया जाता है कि किस तरीके के हिसाब से काम करना है। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि बच्चे को भी अवसर मिलता है अपनी भावनाओं को माता पिता के सामने रखने का। इससे बच्चा खुश होता है कि उसके माता पिता उससे प्यार करते हैं, उसके लिए टाइम निकाल रहे हैं और उसकी बातें खुल के सुनते हैं। इससे बच्चे के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो बच्चा बिना डरे अपने माता पिता से कह पाता है। और माता पिता को भी ये ध्यान देना चाहिए कि अगर बच्चा कभी गलती भी कर देता है तो उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि मारने पीटने से बच्चा सुधरेगा नहीं बल्कि बिगड़ जाता है। वो हो सकता है वो ज़िद्दी हो जाए, वो अनुशासन को तोड़ने लगे। इसीलिए अनुशासन लगाना बच्चों पे बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो अनुशासन की भी एक सीमा होनी चाहिए। अगर ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर अनुशासन लगाया जाए तो वो व्यक्ति या वो बच्चा अपने आप को बंधा हुआ समझता है और वो उस बंधन से निकलना चाहता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि माता पिता बच्चों पे इतना कड़ा भी अनुशासन ना लगाए कि बच्चा उस अनुशासन को तोड़ने में गलत तरीके का प्रयोग करे। और माता पिता को ये भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को अत्यधिक छूट भी ना दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा छूट देने से भी बच्चा बिगड़ जाता है, वो ज़िद्दी हो जाता है, वो अपनी गलत डिमांडों को भी पूरा करवाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगता है, जिससे माता पिता दुलार की वजह से मजबूर हो जाते हैं और बच्चे की उस गलत डिमांड को भी पूरा करने लगते हैं। इससे बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी डिमांड और बढ़ती जाती है तथा माता पिता भी मजबूर हो जाते हैं उसकी उस डिमांड को पूरा करने के लिए। इसीलिए समय रहते ही बच्चे के गलत चीज़ों पे रोक लगाना चाहिए और कभी कभी माता पिता को भी बच्चे की तारीफ़ भी कर देनी चाहिए। अगर बच्चा कुछ अच्छा कार्य कर रहा है तो माता पिता को चाहिए कि वे उसकी तारीफ़ भी करें, क्योंकि अगर बच्चा सही कार्य कर रहा है तो अगर उसकी तारीफ़ कर दी जाएगी तो बच्चा उस कार्य को और अच्छे से करेगा, उसका मनोबल बढ़ेगा और बच्चा खुश भी हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चा गलत कर रहा है और आप का वो इकलौता बच्चा है, फिर भी माता पिता को चाहिए कि वे उसको वहीं पे डांट लगाएं, क्योंकि अगर आप उसको समय रहते नहीं डांटेंगे और बच्चा बड़ा हो जाएगा तो फिर वो आपकी बातों को नहीं सुनेगा। इसीलिए समय रहते हम किसी चीज़ को सुधार लेंगे तो ठीक रहता है, क्योंकि अगर समय निकल गया तो सुधारना मुश्किल हो जाता है। अब जानते हैं हम लोग 7वां परिवार नियोजन। परिवार नियोजन का मतलब है कि अभिभावकों को ये बताना होगा कि अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनकी परवरिश करना आज के महंगाई के ज़माने में थोड़ा मुश्किल है। इसलिए उनको परिवार नियोजन अपनाना चाहिए। और उनको कभी कभी गांव के माता पिता इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं करते हैं, तो यहाँ पे इन शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से इन अभिभावकों को कन्विंस करें
कि वे परिवार नियोजन का तरीका अपनाएं और कम बच्चों को जन्म दें, क्योंकि बच्चे अगर ज़्यादा होंगे और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है तो ऐसे में बच्चों की परवरिश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर ना ही हम बच्चे को ढंग का भोजन दे पाएंगे, ना ही उसको अच्छे से पालन पोषण कर पाएंगे, ना ही उसकी शिक्षा पूरी कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि परिवार नियोजन अपनाकर हम कम बच्चों को जन्म दें। 8वां है प्राथमिक सुरक्षा। 8वां हमारा है प्राथमिक सुरक्षा। प्राथमिक सुरक्षा का मतलब है कि फर्स्ट एड, एक तरह से कह सकते हैं फर्स्ट एड। जैसे हर घर में फर्स्ट एड रखा होता है, वो इसलिए होता है कि कभी कभी अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है और वो दुर्घटना हो जाती है और समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हमारे पास एक प्राथमिक सुरक्षा पेटिका होनी चाहिए और उस पेटिका में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उन दवाओं के बारे में इन अभिभावकों को पूरी जानकारी होनी चाहिए पहले से कि कौन सी समस्या आने पे कौन सी दवा दी जाए। क्योंकि अगर उनको ये पता ही नहीं होगा कि कौन सी दिक्कत आने पे कौन सी दवाई दी जाती है तो हो सकता है वे कोई गलत दवाई दे दे जिससे समस्या सुधरने की बजाय और बिगड़ जाए। तो ये इन शिक्षकों को बताना चाहिए कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसका शुरुआती इलाज क्या होता है। इसके लिए माता पिता को यह भी बताना होगा कि बच्चे के साथ, क्योंकि ये बच्चे हैं और इनकी उम्र है खेलने कूदने की, तो हो सकता है यह खेल खेल में अपने आप को घायल कर ले, अपने आप को चोटिल कर ले। तो ऐसे में हर समय ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर के पास जाया जा सके। तो इसके लिए उस समस्या का क्या प्राथमिक इलाज है, इसके बारे में अभिभावक शिक्षकों को, इन अभिभावकों को बताना चाहिए कि आप ये तरीका अपना के इन बच्चों के साथ जो भी समस्या आए उनको दूर कर सकते हैं। और कुछ कॉमन दवाइयों का नाम भी इन अभिभावकों को बता देना चाहिए ताकि वे अभिभावक इन छोटी छोटी समस्याओं के लिए कुछ मेडिसिन अपने घर में रखे रहें, ताकि बच्चे के साथ अगर कोई समस्या हो जाए तो वे तुरंत उसका उपचार कर सकें। वैसे शहर के अभिभावक थोड़े से जागरूक होते हैं क्योंकि वे पढ़े लिखे होते हैं, तो इसीलिए उनके साथ बहुत ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जो गांव के माता पिता होते हैं वे इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उनके अंदर जागरूकता की कमी होती है। तो ऐसे में गांव के माता पिता या कम पढ़े लिखे माता पिता को ज़्यादा जागरूक करने की आवश्यकता है कि वे बच्चे के साथ अगर ऐसी कोई भी समस्या आती है तो वे उसको अनदेखा ना करें, क्योंकि हो सकता है वो छोटी समस्या अभी छोटी है, बाद में वो धीरे धीरे करके बड़ी हो जाए। तो इन अभिभावकों को उस छोटी समस्या के लिए क्या समाधान होना चाहिए उसके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि अगर उनके घर में बच्चे हैं और उनको इन घरेलू उपचार के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सब दवाओं की जानकारी या इस प्राथमिक सुरक्षा की जानकारी इनको देना ज़रूरी है। तो ये सारी बातें अगर अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम को आयोजित करने से पूर्व शिक्षकों को पहले से ही वे इन सारे विषय पर या इन सारे टॉपिक पर वे अपनी तैयारी कर लेंगे तो उनको इस कार्यक्रम को चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और उनको इन सभी टॉपिक के बारे में अच्छी पकड़ रहेगी। तो वे अभिभावकों की इसकी जानकारी ज़रूरी है ताकि वो कोई भी समस्या उनके सामने आए वे उसका आसानी से समाधान कर सकें और इनका कार्यक्रम जो है अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम वो भी सफल हो। तो इसके लिए सबको मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। इसके लिए
इन अभिभावकों को भी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए ताकि इन शिक्षकों का जो मेहनत है वो सफल हो और वे अपने बच्चे के प्रति जागरूक हो सकें।